बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। आशीष से हम जानेंगे आज का बाजार का एक्शन और एनएमडीसी के नतीजों का अनुमान। एचपीसीएल का अनुमान बताएंगे संदीप और कुशल से जानेंगे टाटा मोटर्स के नतीजे और मानसी बताएंगी रियल एस्टेट में कहां लगा है सेल। और आज से हम आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जहां पर आपको मिलेगा कि ऑप्शन के जरिए आप और कहां पर बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। आपको कल के लिए वीके शर्मा जी शानदार कमाई का एक ऑप्शन ट्रेड बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो बाजार की बात करें तो कमजोर ग्लोबल संकेत के चलते बाजार में आज कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी 1.5% की गिरावट के साथ 9,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज के कारोबार में देखी गई। वहीं बैंक निफ्टी 742 अंकों की कमजोरी के साथ 19,900 के पास बंद हुआ। आज सरकारी बैंक और फार्मा इंडेक्स को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2,960 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,076 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के कारोबारी सत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं और कल के बाजार में कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने कमजोर शुरुआत की और कमजोर शुरुआत होना तो तय था, क्योंकि एक और जहां अमेरिका में शुक्रवार को कमजोरी भरा सेशन रहा, उतार चढ़ाव काफी था, उसी के साथ साथ सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स दबाव में थे और एशिया की भी हुई कमजोर शुरुआत। तो पहला संकेत तो कमजोरी का जो आया वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आया। दूसरा संकेत जो कमजोरी का आया वो इस बात को लेकर आया कि एफआईज की तरफ से फिर से शुक्रवार के सेशन में भले ही अच्छी रिकवरी दिखी हो, नीचे खुलकर दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए, लेकिन उन्होंने दबाकर बिकवाली की कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स दोनों ही फ्यूचर्स में। उससे भी थोड़ा मूड माहौल खराब हुआ कि फिर ऐसे में तो हमें 10,000 के पार निकलकर टिकना मुश्किल है और जो कुछ भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी खरीदारी होनी थी वो शुक्रवार के सेशन में हो गई। और जब ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कमजोर है तो जहां खुले वहीं से बिकवाली का दबाव धीमे धीमे बनना शुरू हुआ और आज बिकवाली की लीडरशिप ली पूरी की पूरी तरह से बैंक्स ने और 750 अंक नीचे जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ 3% से ज्यादा। ये भारी दबाव था। ये तो रिलायंस मजबूत होने की वजह से निफ्टी 9,800 को होल्ड कर पाया क्लोजिंग बेसिस पर, अदरवाइज तो निफ्टी भी आज 9,800 के नीचे बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख ही रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक चीज साफ दिख रही है और वो ये कि अब 10,000 के पार निकलकर टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है निफ्टी को और बैंक निफ्टी 20,500 20,700 की रेंज में जाकर अटकता हुआ नजर आ रहा है। वजह साफ है कि ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट कम मिल रहा है। हमारे यहाँ बिकवाली थोड़ी सी होती हुई दिख रही है और अच्छी तेजी के बाद काफी ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में। हाँ, एक जरूर दूसरा बदलाव दिख रहा है वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी लोगों का इंटरेस्ट है, वहां पर अभी भी खरीदारी हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। लेकिन देखना यही होगा कि अगर दिग्गज शेयर बहुत दिनों तक ना बच पाए या फिर एक करेक्शन के बाद वापस बढ़ जाएं तब तो ठीक, लेकिन करेक्शन के बाद अगर दिग्गज शेयर कमजोर ही रहें तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कितने दिन तक बचा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज बहुत साफ है और वो ये कि पिछले 2-3 सेशन में हम और दुनिया भर के बाजार काफी जबरदस्त वोलेटाइल अच्छे खासे उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए सावधानी की ज्यादा जरूरत है इस तरह के बाजार में। ओके, तो ये था आज के बाजार पर एडिटर्स टेक। लेकिन आज के बाजार में जिस तरह का एक्शन हमने देखा, खबरें कौन कौन सी थी और उन खबरों के दम पर किस किस सेक्टर में हलचल रही,
ये बताने के लिए डिटेल के साथ हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। बताइए आशीष। देखिए, कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते आज बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई है। पूरे दिन हमने देखा कि बाजार में गिरावट ही हावी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9 सत्रों के बाद पहली बार 20,000 के नीचे क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक में आज ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन खास बात यह है कि आप कुछ दिनों से नोटिस करके देखें तो बाजार में जो वॉलिटिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते अगर आज आप विक्स को देखें जो कि वॉलिटिलिटी का सूचकांक है, यहाँ पर करीब 6% की बढ़त देखने को मिली, 33 के स्तर पर आ गया है इंडिया विक्स। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेशर आज प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से ही देखने को मिला और तमाम जो दिग्गज निजी क्षेत्र के बैंक है, इंडसइंड बैंक है, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके ही कारण हम देख रहे थे कि निफ्टी बैंक में जो बिकवाली का प्रेशर था वो हावी होते हुए दिखा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज बिकवाली साफ देखने को मिली। डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एंड एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंकों को अगर आप देखें तो इनका कोरिलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जिस दिन एनबीएफसीज में गिरावट आती है उस दिन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मनप्पुरम, जिसके ऊपर हमारी एक्सक्लूसिव खबर का भी असर देखने को मिला, बजाज फिनसर्व जैसे दिग्गज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय संकेत जो है आज खराब भी देखने को मिले थे, नकारात्मक देखने को मिले थे। इसका ही असर देखने को मिला। नालको, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो स्टॉक्स में भी वीकनेस साफ नजर आ रही है। टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। एक्साइड और दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी बिकवाली का प्रेशर साफ देखने को मिला। एकमात्र अगर आप देखें तो आज पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, वो भी अगर आप सेकंड हाफ में गौर करें तो यहाँ पर कुछ एक इनिशियल बाइंग देखने को मिली। कुछ सरकारी बैंकों में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक, इंडियन बैंक में लगभग 3 से 4% का उछाल देखने को मिला था और पीएनबी में भी 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में बिकवाली का प्रेशर ही हावी देखने को मिला। ओके, तो ये आपने जाना कि आज खबरों के दम पर कहां कहां पर एक्शन था। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश कुलस्कर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के बाजार में जो हमने देखा कामकाज, इसको देखते हुए आपका ध्यान क्या बन रहा है मार्केट के ऊपर? पहला सवाल तो ये। और ऐसे मार्केट में अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो अगले कुछ दिनों के लिए, तब कहां पर लेना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स का जो आने वाले 1-2 दिन का जो ट्रेंड रहेगा काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट्स ग्लोबल फैक्टर्स को देखने के बाद ही अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगी। होपफुली अगर यूएस में कोई और नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है तो मार्केट्स थोड़ा सा संभलने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन अगर 9,800 के नीचे मार्केट जाता है तो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में और थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। ऐसे बाजार में पोजिशनल व्यू के लिए हमको लग रहा है कि जो पीएसयू स्पेस है वहां पे ऑलरेडी अंडर वैल्यूएशन अच्छी है। यहाँ पे हमको गेल काफी पसंद है। आज भी सत्र में गेल ने करीबन 2-3% का मुंह दिखा है। ये एक पोजिशनल बेट हो सकता है। करीबन 105-106 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिल सकता है हफ्ते भर में, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस करीबन 97 का रखिए। नतीजे भी हमको लग रहा है जो 24 जून को आने वाले वो काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो ये डेफिनेटली एक पोजिशनल पिक ट्रेडर्स हफ्ते भर के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए पोजिशनल कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए कुशल। जी, तो टाटा मोटर्स के नंबर्स अनुमान से काफी कमजोर साइड पर आते हुए नजर आए। पिछले साल 1117 करोड़ रुपए का मुनाफा था, उसके मुकाबले कंपनी ने करीब 9900 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया है। हमारा अनुमान जो था करीब 2822 करोड़ रुपए का था। तो अनुमान से काफी खराब नंबर्स जो है मुनाफे के फ्रंट पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसकी मुख्य वजह फॉरेक्स घाटा करीब 1700 करोड़ रुपए का, और साथ ही प्रोविजनिंग काफी सारी जगहों पर की गई है। जैसे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जो प्रोविजनिंग की है वो करीब 1420 करोड़ रुपए की है। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो घाटा जो है ये इतना बड़ा फिगर आपको बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर आप कंपनी की आय भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 27-28% का फॉल रहा, और यहां पर भी अगर आप देखें तो मार्जिन्स पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखा, क्योंकि प्रोविजनिंग्स काफी हेवी हुई और फॉरेक्स घाटे की
की वजह से भी अगर आप देखें तो 9.8% के मुकाबले अब केवल 1.1% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं और कामकाजी मुनाफा केवल 690 करोड़ रुपए का था। हमारा जो अनुमान था कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे वो करीब 3610 करोड़ रुपए का था। मैनेजमेंट कमेंट्री के लिहाज से अगर बात करेंगे तो उनको अभी भी लग रहा है कि जो कोविड का इंपैक्ट है वो पूरी तरह से Q4 में आता हुआ नहीं नजर आया। Q1 जो है वो सबसे बड़ा हिट होगा। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों JLR और टाटा मोटर्स के फ्रंट पर जो बिक्री है और जो डिमांड है, जो इंपैक्ट है वो आपको Q1 FY21 में नजर आएगा। और साथ ही इन्होंने जो अपनी पूंजी निवेश की प्लान्स है उसको भी FY21 के लिए 56% से कट कर केवल अब 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स भी खराब है और कमेंट्री के लिहाज से भी कुछ एक जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो भी नेगेटिव साइड पर ही लग रहे हैं। ओके, तो ये कैसे नतीजे रहे ये कुशल ने हमें समझाया। लेकिन अब हम रुख करते हैं एक बेहद अहम खबर की, और ये एक्सक्लूसिव खबर है हमारी कि गोल्ड लोन कंपनियों को लेकर कुछ बड़ी खबर आई है। डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ कुशल बने हुए हैं। कुशल, बताइए क्या खबर है गोल्ड लोन कंपनियों को लेकर? जी, तो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि सरकार जो है निर्देश जारी कर सकती है कि सरकारी बैंक जो है वो अब गोल्ड लोन देना शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ा कंपटीशन जो है ये निकल के सामने आ सकता है। साथ ही अगर मैं आपको बात करूं ब्याज दर की, तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं, सरकारी बैंक जो है 9 से 10% का ही रेट चार्ज करेंगी, जबकि अगर आप देखें गोल्ड फाइनेंस कंपनियां वो करीब 12 से 30% का ब्याज चार्ज करती हैं गोल्ड लोन पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर सरकारी बैंकों के लिए बन सकता है और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के लिए ये इक्वली नेगेटिव खबर साबित हो सकती है। साथ ही अगर आप लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करेंगे तो जो भी आप गोल्ड देंगे सरकारी बैंकों को उसका 75% की वैल्यू जो है आपको लोन के रूप में दी जा सकती है। और यही नहीं, सरकार जो है वो जो भी गोल्ड लोन पर अगर डिफॉल्ट होता है तो उसकी गारंटी लेने को भी तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी बैंकों को ये जितनी भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जितने भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वो डेफिनेटली इनके लिए तो पॉजिटिव होगा, पर जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। ओके, ठीक है। अब आपसे अविनाश जी मेरा सवाल होगा कि दो महत्वपूर्ण खबरें, एक तो अभी गोल्ड लोन के बारे में जो कुशल ने बताया, इसके बाद गोल्ड लोन कंपनियों पर आपका क्या आउटलुक है, और दूसरा जो टाटा मोटर्स के नतीजे आए हैं, नतीजों को देखने के बाद इसमें क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, मैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि कुशल ने मेंशन किया, नतीजे बहुत ही खराब है और सारे फ्रंट पे काफी खराब है। अगर आय की बात करें, मार्जिन्स की बात करें और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये उम्मीद से काफी खराब नंबर है। और हमको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली और 2 क्वार्टर्स के लिए ये जो तकलीफ वाला मामला है टाटा मोटर्स का वो और भी रहेगा। मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में काफी भारी बिकवाली इस काउंटर में देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ चुका था। तो इस काउंटर से जरूर दूर रहने की राय रहेगी। दूसरी बात, जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की न्यूज फ्लो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम जो बड़े प्लेयर्स है, इनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स अगर आते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगी। लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि इनके सर्विस स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे होंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी पीएसयू बैंक्स इस स्पेस में प्रेजेंट थे और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कोई गिरावट अगर आती है गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में तो मेरे ख्याल से खरीदने के मौके समझने चाहिए। मुथूट फाइनेंस हमको लग रहा है कि अगर ज्यादा गिरता है तो एक अच्छा विकल्प लॉन्ग टर्म के लिए साबित हो सकता है। ओके, ठीक है। लेकिन अब हम रुक करते हैं एक बेहद खास पेशकश का, जो आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प और आपके लिए मुनाफे वाला सेगमेंट है। क्रिकेट में आपने हिटमैन शर्मा जी के छक्कों का तो खूब लुत्फ उठाया होगा, लेकिन क्या बाजार के शर्मा जी के सुपरहिट ऑप्शन से मुनाफा कमाने से आप चूक गए हैं? अगर हाँ, तो अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि कोरोना से क्रिकेट के शर्मा जी का बल्ला भले ही खामोश हो गया हो, लेकिन बाजार के शर्मा जी का ऑप्शन कोरोना काल में भी सुपरहिट है। जी हाँ, सुपरहिट है। इसलिए हम अब आपके लिए रोज सोमवार से शुक्रवार लेकर आ रहे हैं शर्मा जी का ऑप्शन, जो अगले दिन बाजार में आपके लिए बम्पर कमाई कराएगा।
और इस बेहद खास सेगमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं HDFC के वीके शर्मा साहब। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको अग्रिम शुभकामनाएं इस नए सेगमेंट के लिए। हालांकि आप लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं अलग अलग शोज में, और आप जो भी बताते हैं इससे बहुत फ़ायदा होता है हमारे जो दर्शक हैं उनको। तो आज इसी कड़ी में हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, आपके साथ करने जा रहे हैं शर्मा जी का ऑप्शन। तो सर बताइए, आज पहले दिन श्री गणेश कैसे करेंगे आप? जी नमस्ते, और आप सभी दर्शकों का, और आपके जो अनिल जी ने जब ये मेरे सामने पेशकश रखी थी, बहुत भारी काम है। रात को देना, शाम को देना और अगले दिन सुबह उसको इंटरनेशनल क्यूज के बावजूद उसको सही उतारना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी 940 का माइंड ट्री का कॉल ऑप्शन में दे रहा हूँ। 24 रुपए ये प्रीमियम पे है। 940 का कॉल आप लीजिए इसको 24 रुपए पे, स्टॉप लॉस 18 और टारगेट रहेगा आपका 36। इसमें एक बार और कहना चाहूंगा मृत्युंजय कि ये सुबह अनिल जी से पूछ लिया जाए, क्योंकि वो माहौल सुबह चेंज हो जाता है। तो एक बार फिर सुबह एक बार अगर वो अनिल जी मोहर लगा देंगे तो इस पे काम आगे बढ़ाइए, अदरवाइज इसको रख दीजिए, दूसरा और सुबह लेके आएंगे। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे और किन सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, संकेत तो हम सारे के सारे ग्लोबल मार्केट से ले रहे हैं, और आज जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 450 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो कमोबेश हम ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका में एक कमजोरी भरा सेशन होगा। तो कैसा डाउ रहता है और सुबह डाउ फ्यूचर्स और उसके बाद एशियाई बाजार किस तरह का ट्रेड दिखाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन इसके अलावा डेटा देखना जरूरी होगा, क्योंकि वापस से 3-4 दिनों से एफआईज ने अपना मूड बिगाड़ लिया है और वो बिकवाली करने के मूड में, और लगातार हर एक लेवल पर बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। आज भी शायद आंकड़े वैसे ही आपको देखने को मिले, तो वो दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण है नतीजों के लिहाज से। अभी तक नतीजों के लिहाज से कोई बड़े सरप्राइज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तो अब नतीजों के लिहाज से किस तरह का एक्शन होता है, ये सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन डिसाइड करेगा। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट में आपको शायद बड़ी कमजोरी न दिखे, क्योंकि रिलायंस अकेला अपने दम पर इंडेक्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिलायंस के बाहर काफी कुछ बिकवाली है। तो या तो ये हो कि रिलायंस बाकी शेयरों को ऊपर लाने की कोशिश करें और एक ब्रॉड बेस रैली बने, या फिर ये होगा कि निफ्टी के बाकी स्टॉक्स मिलकर रिलायंस को नीचे खींचने की कोशिश करें और टॉप बनाने की कोशिश करें। तो देखना ये कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस का बिहेवियर किस तरह का रहता है, वो बाजार का डायरेक्शन काफी हद तक तय करेगा। लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में उतनी मजबूती नहीं दिख रही है, मुनाफा वसूली दिख रही है। अभी तक इसे मुनाफा वसूली मानिए, क्योंकि जो रेंज निकल कर आ रही वो ये कि 9,500 से 10,000 की रेंज में निफ्टी थोड़ा वक्त बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा। 19,000 से 21,000 की रेंज में बैंक निफ्टी वक्त बिताकर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है, और यही होता हुआ दिखेगा। अब अच्छी तेजी तब बनेगी जब निफ्टी 10,000 के पार निकल कर टिके, बैंक निफ्टी 21,000 के पार निकल कर टिके, तो फ्रेश तेजी बनने की संभावनाएं बनेगी। तो कुछ है कि ये लेवल हैं ऊपर की तरफ जिन पर आपको नजर रखना है। सपोर्ट निफ्टी पर इमीडिएटली 9,500 9,600 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में 19,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। देखते हैं यहाँ पर आगे किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स अपना डायरेक्शन दिखाते हैं, उसके बेसिस पर ही भारतीय बाजारों का आगे का जो कुछ भी एक्शन है वो नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, आपने पोजिशनल का ट्रेड बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई निवेश करना चाहे इस मार्केट में तो कहां पर करना चाहिए? मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म में हमको लग रहा है कि अभी भी फार्मा सेक्टर में अपॉर्चुनिटी काफी है, और यहाँ पे जो स्टॉक हमको पसंद है वो सन फार्मा है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी गिर चुका है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि FY21 और FY22 में ग्रोथ अच्छी होने की संभावना है। ऊपर से डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रोथ करीबन डबल डिजिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस में ये काफी वेल स्टेबिलिटी वाला अच्छा काउंटर है। यहाँ पे निवेश 12 से 15 महीने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड के लिए दे सकता है। करीबन 550 का हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस है, और इसको इस प्राइस से जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि यहाँ से गिरावट कम है, लेकिन अपसाइड के लिए जगह काफी सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारा 12 to 15 मंथ्स का टारगेट वाला स्टॉक रहेगा। ओके, ठीक है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे ऑप्शन की एक और स्ट्रेटजी।
और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं किरण जाधव .com के किरण जाधव। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? देखिए, आज मार्केट थोड़ा सा वीक क्लोजिंग देखने को मिली, पर उसके बावजूद रिलायंस ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न, जिसको हम कप एंड हैंडल कहते हैं या ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न, मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि रिलायंस एक नए ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता नजर आ जाना चाहिए। तो उस लिहाज से आपको एक हफ्ते का व्यू लेके रिलायंस का एट द मनी कॉल लेना चाहिए। इसका कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 50 रुपए के नजदीक मिल रहा है, तो उधर लेना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस 40 रुपए का रखना चाहिए और टारगेट के लिए मिनिमम 70 रुपए। पर मेरा मानना है कि अगर ये पैटर्न बहुत बेहतरीन है तो इससे भी ज्यादा पैसा मिलता नजर आएगा इसमें, तो आपको बस ट्रेल करके चलने की सलाह होगी इस कॉल में। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और अगले हफ्ते और खास करके कल का मार्केट कैसा रहेगा, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।